दोस्तों नमस्कार। सभी दर्शकों का केशायत के चौथे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित स्पेशल इंटरव्यू सेशन में मैं विवेक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर एक बार नमस्कार। आज 19 जुलाई, एक सुनहरा दिन। आज ही के दिन 4 साल पहले भारत के सबसे पहली आयुर्वेदिक हेयर टेस्टिंग लैब और रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई। केशायुर्वेद, इस नाम से हम सब वाकिफ है। 19 जुलाई 2016 को केशायुर्वेद नाम साल में उस केशायुर्वेद के बीज का रूपांतर 30 शाखाओं में हुआ और इस वटवृक्ष का 4 साल में 108 शाखाओं में रूपांतर हुआ। हालांकि डॉक्टर हरीश पाटनकर सर के कष्ट से और प्रामाणिकता से 3 साल में ही केशायुर्वेद ने 108 शाखाओं का एक बड़ा सा लक्ष्य पूरा किया। और अगला एक साल मतलब 2018 से 2019 तक सर ने केशायुर्वेद के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा क्वालिटी एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा कष्ट लिया है और इस बड़े वृक्ष की छाया अब शीतलता देने लग गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, नेदरलैंड्स, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक केशायुर्वेद ने आयुर्वेद को पहुंचा दिया। वैद्य हरीश पाटनकर ने 10 साल पहले देखा हुआ सपना साकार हुआ। ध्येय के साथ अगर प्रामाणिक कष्ट और निर्मल दृष्टि हो तो मंजिलें जरूर पूरी होती है। केशायुर्वेद इसका ही एक उदाहरण। उसी केशायुर्वेद के वर्षगांठ दिन के उत्सव के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। हर बार ये उत्सव वही धूमधाम से पुणे में मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ गतिविधियों के कारण हम एक नए सिरे से, एक नए माध्यम से आप सबसे मिल रहे हैं। मैं आप सबका इस उत्सव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस उत्सव पे शुभाशीर्वाद देने के लिए हमारे केरला से हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर गोपा कुमार सर है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज इसी समय पर हमारे केशायुर्वेद के संस्थापक, हमारे गुरुवर्य वैद्य हरीश पाटनकर सर भी हमारे साथ उपस्थित है। उनके भी शुभाशीर्वाद हमें आज मिलने वाले हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी पूजन से करना चाहता हूँ। आप जहाँ कहीं ये प्रोग्राम देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी आप लाइव हो, वहीं से हम अपनी आंखें बंद कीजिए और धन्वंतरी पूजन के लिए तैयार हो जाइए। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधदममृतघटं चारुदोभिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिर्द्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं वन्दे धन्वन्तरिं वन्दे धन्वन्तरिं वन्दे धन्वन्तरिं
ऐसे मधुर आवाज धन्वंतरी का पूजन करके हमने आज एक बहुत प्रसन्न शुरुआत की है। आज पाठ के उत्सव पर हमारे साथ हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर यस गोपा कुमार सर और डॉक्टर हरीश चंद्र पाटनकर सर हमारे साथ है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर कुमार सर का बहुत-बहुत फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर गोपा कुमार परिचय देना मतलब सूरज को टॉर्च से दिखाने जैसा है। इतने आयुर्वेदा के एक स्टॉलवर्ट जिन्हें हम सब जानते हैं, उनका मैं परिचय देने जा रहा हूँ। डॉक्टर यस गोपा कुमार जो केरला से है, जिन्होंने अपना बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी केरला से कंप्लीट किया। उसी बीएमएस में उन्होंने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। उनका एमडी मतलब पदव्युत्तर शिक्षण 2 विषयों में हुआ है। एक विषय काय चिकित्सा जिसकी कंप्लीशन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से किया और दूसरा विषय रोग निदान जिसका कंप्लीशन उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी किया है। उनका पीएचडी का शिक्षण भी कंप्लीट हुआ है केरला यूनिवर्सिटी से। बहुत ही विद्यार्थी प्रिय, उत्साही और सबसे लविंग टीचर ऐसा उनका नाम होता है। हमने बहुत जगह उनके लेक्चर्स भी सुने हैं। उसी तौर पर केरला गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट टीचर अवार्ड भी तो 2013 एंड 14 में दिया हुआ है। वो उस पुरस्कार के मानकरी है। अभी वो गोपा कुमार सर एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज त्रिवेंद्रम केरला कार्य सिद्ध है। उनकी गोपा कुमार सर की बहुत सारी पुस्तकें पब्लिश्ड और एडिटेड है और हमने बहुत सारी पुस्तकों से उनका मार्गदर्शन लिया है। वो बहुत सारे अवार्ड के मानकरी है। मैं कुछ अवार्ड के नाम यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे अवार्ड उन्हें रिसर्च के फील्ड में मिले हैं। उनका पहला अवार्ड मैं बोलना चाहता हूँ, गवेषक रत्न 2008 विच इज गिवन फॉर हिज रिसर्च वर्क, उनको वो मिला है। नागार्जुन फाउंडेशन का रिसर्च अवार्ड वो भी उनको प्राप्त है। सर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2010 में एज अ रिसर्च कोऑर्डिनेटर फॉर पंचकर्मा वर्कशॉप भी थे। वो दिल्ली के जो उच्चतम CCRAS जो रिसर्च की इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक्सपर्ट मेंबर के तौर पर भी रह चुके हैं। और सर का बहुत वर्ल्ड में बहुत जगह पर संचार होता है और वो संचार करके बहुत जगह पर आयुर्वेद फैला रहे हैं। उसके ही कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। इंडो एशियन आयुर्वेद कांग्रेस जो मॉस्को में हुई थी, वहां पर वो की नोट स्पीकर थे। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी पहली आयुर्वेद कांग्रेस हुई थी, वहां भी वो चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर के तौर पर उपलब्ध थे। सर की स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होती है। सर खूब बहुत अच्छी तरह से वेरियस क्विज कंपटीशन केरला में कंडक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक यूनिक कंपटीशन है जिसका नाम है हृदय मंजरी, जिसमें वो स्टूडेंट के लिए श्लोक रिसाइटेशन कर लेते हैं और इस यूनिक कंपटीशन के द्वारा वो आयुर्वेद विद्यार्थियों को और गाइड भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो आज के प्रमुख अतिथि है वो सिर्फ एकेडमिक में ही बहुत अच्छा नहीं, वो एक पोएट भी है और बहुत सारे सोशल एक्टिविटी भी वो करते हैं। इसलिए ऐसी एक बहुत बड़ी और बहुआयामी व्यक्ति हमारे साथ आज। मुझे ये बताने में भी खुशी हो रही है कि केरला गवर्नमेंट का जो अभी अभी जो कोविड-19 का सॉन्ग रिलीज हुआ, उसके लिरिक्स भी डॉक्टर यस गोपा कुमार सर ने लिखे हैं। तो ऐसी एक बड़ी हस्ती और एक स्टॉलवर्ट ऑफ आयुर्वेदा हम जिसे कह सकते हैं, वो हमारे साथ आज की तिथि में उपलब्ध है और हमें उनके शुभ आशीर्वाद मिल रहे हैं। ये हमारा भाग्य है। सर केशायुर्वेद की तरफ से और सब आयुर्वेद भारतीयों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। यस। आज हमारा जो इंटरव्यू है वो स्पेशल इंटरव्यू है। अब मैं इसे स्पेशल इंटरव्यू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक आयुर्वेद का स्टॉलवर्ट दूसरे आयुर्वेद स्टॉलवर्ट की इंटरव्यू ले रहा है और हर एक आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिए ट्रिक होगी। दो यंग और इंस्पायरिंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आयुर्वेदिक पर्सनालिटीज एक महत्व के विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और आयुर्वेद विद्यार्थी यहाँ पर खुशी से फुलाना समाए।
और मैं हमारे साथ जो आज के इंटरव्यूअर है डॉक्टर हरीशकर सर, उनका भी इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। सर ने बीएमएस अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से कंप्लीट किया है। उनका शारीरिक व्यायाम पदव्युत्तर शिक्षण भी हुआ है और अब वो पीएचडी भी कर रहे हैं। आप सबको हरीश पाटनकर सर का नाम इसलिए पता है कि इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक हेयर टेस्टिंग लैब एंड रिसर्च सेंटर, इसके वो फाउंडर है, जिसकी भारत और पूरे वर्ल्ड में 108 शाखा। यस, धन्यवाद सर। और बहुत ही अच्छी तरीके आपने आज हम दोनों का भी परिचय करके दिया है। मैं तो कहूंगा कि हम तो यस, मुझे सर आपका इंट्रोडक्शन करना है अभी। सर का एक बहुत यस, सर का बहुत एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसे हम सब जानते हैं, प्राचीन संहिता गुरुकुल, जिसमें सब विद्यार्थी प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र का बहुत अच्छी तरह से शिक्षा लेते हैं। उसके बाद सर की एक यूनिक कंसेप्ट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसे हम स्मृति आयुर्वेद नाम से जानते हैं। सर का सबसे बढ़िया बुक द्रव्यगुण विज्ञान, जिसमें सर ने स्वरचित श्लोक लिखे हुए हैं, उसके लिए उन्हें पूज्य पादाचार्य रचनात्मक पुरस्कार वैद्य खटीवाले संशोधन संस्था के रूप में दिया गया है। स्वदेशी भारत सम्मान 2009 ये पुरस्कार भी सर को मिला है। और सर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में गेस्ट स्पीकर भी होते हैं। और सर ने बहुत सारे आयुर्वेदिक कोर्सेज अभी आज कंडक्ट किए हैं इस बैंक के संबंध में भी। और सर का सबसे बड़ा काम अगर मैं कहना चाहूंगा तो वो है आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में। ऐसे दो मान्यवर वक्ते, दो मान्यवर आयुर्वेदा स्टॉलवर्ड्स हमारे आज साथ है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और डॉक्टर हरीश पाटनकर सर से मैं विनती करता हूँ कि आप आज का स्पेशल इंटरव्यू सेशन शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक सर। और मैं मेरे पूज्य गुरुवर्य श्री गोपाल कुमार सर जी को आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। वो उनकी कृपा दृष्टि, उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। और इतना ही नहीं, मैं बस इतना कहूँगा विवेक जी, आपने बहुत बढ़िया और अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं मेरी तरफ से बस इतना ही कहूँगा कि आज का दिन एक गुरु और शिष्य का संभाषण है जो सब लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं। सर आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। कोई भी व्यक्ति उसके लाइफ का छोटा सा भी टाइम अगर किसी के लिए निकालता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी लाइफ हमें दे रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि केश आयुर्वेद के वर्धापन दिन के अवसर पर भी और मेरे जन्मदिन के अवसर पर भी सर ने उनके बिजी शेड्यूल से, आज सर एक कोविड योद्धा है, वहाँ पे कोविड टास्क फोर्स के जाने माने पूरा वर्किंग वहाँ पे कर रहे हैं, फिर भी उनमें से भी उन्होंने टाइम निकाल के हमारे लिए आज ये टाइम दिया है। सर मैं फिर से आपका एक बार यहाँ पे करता हूँ। Thank you, dear Dr. Harish. I am also very much happy to be with all of you today in this auspicious day. And I am from my heart, I wish you a very happy birthday and all the anniversary wishes to your Asia Airways. And I am very happy that you are doing wonderful things in Asia Airways and you are transforming knowledge to the needy students across the world. So thank you very much. May Dhanvantari bless you with all happiness and health. Thank you, dear. Thank you, sir. Thank you, sir. Keep blessing, sir. सर तो आज की हम शुरुआत करें। बहुत से जो यहाँ पे प्रेक्षक गण है, श्रोतृगण है, मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे केश आयुर्वेद के 108 सदस्य ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, जर्मनी, दुबई, रशिया, यहाँ से भी सब लोग आज हमें सुन रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड हम सब लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं। उसी के साथ सभी जो कॉमन पीपल है फेसबुक के ऊपर, जो हमारे फ्रेंड्स हैं और मेरे सभी प्राचीन संहिता गुरुकुल के सभी विद्यार्थीगण आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सब लोग बहुत आशा लेके हैं, क्योंकि आज के जमाने में थोड़ा सा आप भी जानते हैं, आपके यहाँ पर भी, इंडिया के ऊपर भी और पूरे जग के ऊपर, एक पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डर का माहौल भी है। अब ऐसे सिचुएशन में रोल ऑफ आयुर्वेदा इन करंट इरा ऐसा सब्जेक्ट लेके आज हम डिस्कशन साथ में करने वाले हैं यहाँ पे। और बहुत सी उम्मीद है
हमारी आपकी तरफ से हमें बहुत सी चीजें आयुर्वेद में से जो है वो ज्ञान आज से आपके पास से जान के लेना है। तो मैं पहला प्रश्न सर आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान अवस्था है, सबसे पहले जो कोई भी ज्वर वगैरह होता है, आयुर्वेद में कहते हैं कि शरीर मन संताप, ये ज्वर है। और आज तो सब लोगों के थोड़े से मन में भी संताप होना शुरू हो गया है इस लॉकडाउन के कारण या फिर एक थोड़े से भय के कारण। तो अगर आप हमारा पहले भय निकाल के मानसिक संतुष्ट करके आयुर्वेद का रोल उसमें कैसा होगा, ये बता के हम आज की शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा सर। हेलो, हाँ सर। Okay, okay, Harish ji. Am I audible now? यस सर। Hello, am I हाँ सर। audible? यस सर, यस सर। हम आपसे सुनना चाहते हैं सर So, कि so be very well. मानसिकता कैसे रखें। Be very well. We very well know that nowadays everybody is under the stress only, and this stress is mainly due to the fear of this COVID. And हमें मालूम है कि हमारे आयुर्वेद में शरीर और मन के बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप है। हमारी मन की तंदुरुस्ती और शरीर की तंदुरुस्ती दोनों के बीच में इतना संबंध है। So what we have to do is we have to do everything possible to the body which will bring the mental happiness. And whatever worry we are getting, we have to little bit obstruct the worries. Then only we can protect the physical health. And we very well know, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारा साइको न्यूरो इम्यूनो एक्सिस, सब लोगों को मालूम है साइको न्यूरो इम्यूनो एक्सिस, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो एंडोक्राइन हार्मोन्स है और हमारे जो मन की फंक्शंस है, इन तीनों के बीच में इतना वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप है। सो हमें तो क्या करना है, हमें तो हमारी मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और हमारी शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जो जो पॉसिबल पंचकर्म है वो करना है। अगर टाइम मिले तो कुछ रसायन भी देना है। रसायन देने में हमें हाँ। तो सोचना है कि हमें तो मेध्य रसायन देना है, केवल शरीर के लिए ही नहीं। मेध्य रसायन का मतलब है कि वो शरीर और इंद्रिय और हमारी मन को ही ऐसा तंदुरुस्ती देंगे। हमारे पास तो ब्रह्मी है, हमारे पास तो मंडू का पर्णी है, हमारे पास तो शंखपुष्पी है, इष्टि मधु है, गुडूजी है, and all these medhe rasayanas can be taken after a proper body purification. So मेरा निर्देश है कि जो जो आदमी हमारे आसपास है, हमारे आसपास आता है जो स्ट्रेस से, उनको शरीर शोधन करने के बाद हमें तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेध्य रसायन लेना है, वो भी एक वैद्य के निर्देश के अनुसार ही लेना है। मेध्य रसायन पढ़ाई आ चुका है कि जब हम तो मेध्य रसायन लेता है, it will be working in our brain, it will be promoting the intellectual domain, and it can control the emotions. We very well know अश्वगंधा, हमें पूरी तरह मालूम है कि अश्वगंधा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में अश्वगंधा को इतना इम्पोर्टेंस है। एंड अश्वगंधा का पाउडर हमें तो दूध के साथ 15 ग्राम बट्टे में लेना तो अच्छा होगा। सो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए पंचकर्म और रसायन का कॉम्बिनेशन ही चाहिए। इसके अलावा हम तो मूर्धनि तैलम, आपको मालूम होगा, हमारे तो शिरोधारा है, हमारे शिरोवस्ती है, शिरो अभ्यंग है, ये भी कर सकता यस है। सर। और अगर हाँ। आपका इतना सुविधा ही है तो तक्रधारा भी कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है कि कोर्टिसोल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन ज्यादा होने से हमारी फिजियोलॉजी में पूरा इम्बैलेंस आता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे नर्वस सिस्टम में इतना तकलीफ आता है कि जो स्ट्रेस से उत्पन्न कोर्टिसोल का इम्पैक्ट है। इसीलिए तक्रधार एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमें मेडिकेटेड बटर मिल्क से करता है। तक्रधारा वो भी अच्छा है, और शिरोधारा, शिरोवस्ती, इसके साथ को नस्य भी करना अच्छा होगा, नस्य भी करना अच्छा ओके। होगा। और आज के जमाने में हमारी श्वसन व्यवस्था की प्रोटेक्शन के लिए और हाँ। प्रमोटिंग द रेस्पिरेटरी इंटेग्रिटी,
नस्य तो अवश्य है and nasa hi शिरसो द्वारम. So we very well know now we are putting the mask. We are putting the Yes, sir. mask to protect the body against any foreign organism, and you can empower the nasal mucosa and other structures in the face as well as throat by a well administered nasya. So nasya is useful not only for stress management, but it is very much useful for indriya prasadana and even respiratory health. So मेरा conclusion है, जो शरीर की चिकित्सा है वो मन के भी करना है. जो मन की चिकित्सा है लाइक मेडिटेशन, योगा और पुराण पारायण और उपवास, सत्संग, वो तो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है. दोनों को मिलकर करना है. जब हम घर में बैठता है ना लॉकडाउन से, हमारी पूरे परिवारों को साथ करना है, बच्चों को सिखाना है, क्योंकि उन्हें पता मिलना ही चाहिए कि हमारी शरीर की स्वस्थ्य और मन की स्वस्थ्य में इतना रिलेशन है, और आयुर्वेद के पास इन दोनों के लिए परिहार भी है. तो हमें बच्चों को सिखाना पहला कर्तव्य. बहुत बहुत ही अच्छा सर आपने बताया. यहाँ पे आपने जो सर बताया कि हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, और हमारे पर्टिकुलरली श्वसन संस्था का ध्यान रखना है. इसलिए हमें हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है या ये सब जो ऊर्ध्वांग है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है. तो मेरा सवाल अगला इसी के साथ थोड़ा कनेक्टेड रहेगा. तो ये जो व्याधि होता है वो व्याधि उत्पन्न कैसे होता है? मतलब कोई भी डिसीज, ना कि कोई इन्फेक्शन, कोई भी फीवर ऐसे ही नहीं, लेकिन अगर हम ये आगंतुज और बाह्यज ये भी अगर हमारे प्रेक्षकों को पता चल जाए आयुर्वेद के माध्यम से, इसका क्या महत्व है? कोई होस्ट और घोस्ट थ्योरी होती है क्या? हम खुद की इम्यूनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये बाहर के इन्फेक्शन हमें डिसीज पैदा ही कर सकते हैं? इसके बारे में क्या राय बताएंगे सर? See, when we get infection, according to the modern medicine, there are three factors. There will be a cause, एक कारण होगा, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. दूसरा तो हमारी होस्ट इम्यूनिटी है, हमारी व्याधि क्षमता है. तीसरा तो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट. इन तीनों के साथ ही हमें एक इन्फेक्शन का अक्सर बॉडी में आता है. सो आयुर्वेद में इन इन्फेक्शन के बारे में बताया है औपसर्गिक रोग नाम से. औपसर्गिक रोगांश संक्रमांति नरान नरान. Even without any microscope or any DNA analysis, centuries back Ayurveda told that certain diseases will transmit from one person to another. ऐसा कोई बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी से जाता है, और एक आदमी से दूसरे आदमी के पास एक बीमारी मिलता है. कैसे है? इसका कारण भी बताया है. प्रसंगाल गात्र संस्पर्शाल निश्वासाल सहभोजनाल. सी, आज के जमाने में हम बोलता है never do a coughing in the public, never do a sneezing in the public. वो आयुर्वेद में पूरा बताया है कि ना असंवृत मुख कुर्या क्षुधिहास्य विजृंभणम, ना असंवृत मुखा, without covering the face, don't sneeze and cough. सेंचुरीज के पहले, कोविड के पहले ही हमारे साइंस बताया है, क्योंकि हमारे साइंस को मालूम था कि औपसर्गिक रोग है, उनमें ज्वर भी आता है. उष्टम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्त एव च औपसर्गिक रोगांश संक्रमांति नरान नरान. उष्ट मतलब स्किन डिसीज, ज्वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस फीवर, शोषा तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस राजेश्मा, and नेत्राभिष्यन्त various types of infective eye disease including conjunctivitis. ये पूरे बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी तक आता है. सो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें तो तीन काम करना है. तीन काम. एक तो हमें निदान वर्जन करना ही चाहिए. निदान वर्जन का मीनिंग है जो इन्फेक्शन लेने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको दूर करना. इसके लिए हमें दो ब्रेक द चेन कैंपेन अभी करता है, और हमारे घर में भी आयुर्वेद का धूबन कर सकता है. आयुर्वेद का धूबन है. हमारे ज्वर चिकित्सा में एक ऐसा धूबन है, उसका नाम है अपराजिता धूप चूर्ण. अपराजिता धूप चूर्ण हमारे केरला में पूरे घरों में और पूरे पब्लिक प्लेस में हम इसका धूबन करता है. स्टडीज आ चुका है कि धूबन से अंतरिक्ष शुद्धि मिलता है और बैक्टीरियल लोड भी कम होता है. तो धूबन करना तो होगा, और उसके बाद आपको हमारी भीतर की जो इम्यूनिटी है ना उसको बढ़ाना है. आज के जमाने में बच्चों को भी मालूम है कि क्या इम्यूनिटी है. आपको इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन मिलता है आयुर्वेद में, वो लेना है. हर एक आदमी के लिए एक दवा ऐसा कोई चिंता आयुर्वेद के पास नहीं.
एक एक आदमी के प्रकृति के अनुसार उनकी शरीर की डिफरेंट बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को देखने के बाद अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टिंग करने वाला दवा देना है। हम तो देता है इंदुगांधा घृता मेडिकेटेड घी है, वो तो हम एक वैद्य के निर्देश के अनुसार ले सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण लेना है, एष्टी चूर्ण लेना है, चवनप्राशम लेना है, राम रसायन लेना है, इतना मेडिसिन है वो एक वैद्य के निर्देश के अनुसार पेशेंट की बीमारी, पेशेंट की वो प्रकृति पूरा फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद लेना है। और तीसरा है तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। आज के जमाने में people are becoming more and more selfish. They never care about the nature. They care only about their family, their home and their health. हमें सोचना है कि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें प्रकृति और पुरुष के बीच में इतना संबंध है। हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसका असर हमारी बॉडी सेल्स में ही आएगा। इसलिए आपको जो करना है, आपको हमारे प्रकृति को भी शुद्ध बनाना है। जनबदो ध्वंसा हमारे शास्त्र में बताया है, वायु जलम देशम कालम। वायु शुद्धि, देश शुद्धि, जल शुद्धि, काल शुद्धि दोनों करने बिना हमें एक ऐसा पैंडेमिक को कभी नहीं प्रिवेंट कर सकता। इसलिए मेरा मतलब है कि आभ्यंतर व्याधि क्षमता इंक्रीजिंग, निदान वर्धना by all the environmental protections and personal protection, एंड फाइनली आपको करना है जनबदो ध्वंस चिकित्सा। इन तीनों के बाद ही आता है असली बीमारी का चिकित्सा। ये तीनों के अंदर आता है हमारा प्रतिरोध, हमारा प्रिवेंशन। जब बीमारी आता है ना, जब बीमारी आता है व्याधि प्रतिनीक चिकित्सा, दोष प्रतिनीक चिकित्सा, स्रोतो प्रतिनीक चिकित्सा हमें हमारे शास्त्र में बताया है, उसके अनुसार करना है। अगला बात है तो यह है कि हमें तो डिसीज को, बीमारी को प्रिवेंट करना है, इसलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना ही सबसे बड़ा बात। बहुत ही अच्छा सर, आपने तो हमें इस पैंडेमिक का एक स्वरूप ही बता दिया इतने छोटे से समय में, और किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं वो भी आपने बताया। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसी के साथ हमारे जो कॉमन पब्लिक है यहाँ पे जो सुन रहा है, उनको भी अगर कुछ टिप्स और कुछ गाइडलाइंस देंगे कि जिसके जरिए वो उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन भी एक इसमें निदान का, हेतु का परिवर्जन करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने उनका इस दिनचर्या, ऋतुचर्या के अनुसार क्या आहार में लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके बारे में अगर हमारे कॉमन पब्लिक के लिए अगर आप थोड़े टिप्स देते तो हमें बहुत अच्छा लगता सर। हमारे आम आदमी के लिए हमारे घर में जो करना है ना, हमारे घर में कराने वाला कुछ सिंपल टिप्स के बारे में ही हम बोलेंगे। पहला तो हमें तुलसी और धान्यक मतलब हमारा कोरिएंडर, तुलसी, कोरिएंडर और नागर दैट इज ड्राई जिंजर, इन तीनों को मिलकर के हमें तो कॉफी बनाकर पीना अच्छा है। हमें तो इधर लेता है, अगर हमारे कोई इन्फ्लुएंजा आता है, थ्रोट का बीमारी आता है, तुलसी और कोरिएंडर और जिंजर, नागर, इन तीनों को कॉफी बनाकर पीना तो अच्छा है। अगर आपकी विलेज में और आपकी प्लेस में कोविड का रिस्क है और ऐसा कोई इन्फेक्टिव डिसीज का रिस्क है, तो पहली बात है तो आपको घर में रहकर ही आपका पूरा काम करना है। एंड घर में रहने वक्त आपकी तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए आपको कुछ यवागु मतलब खन्नी means that can also be prepared in your home. You can select again dry ginger, then you can select ajamoda, and you can select haldi. So dry ginger, ajamoda, haldi और कोरिएंडर, इन चारों को मिलाकर आपको राइस और ग्रिवल बनाना है। वो तो दिन में एक बार मुख्य खाने के तरह लेना है, क्योंकि इसका बेनिफिट है कि ये तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला है। एक तो एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, हेवी नहीं, लघु है, इसलिए डाइजेशन को अच्छा करता है। और इसी सीजन में जब बारिश आता है, बरसात आता है, अंतरिक्ष में पूरा कोल्ड सीजन है, ये तो अच्छा है। और हमें तो लेता है पीने के लिए, हमें तो पानी बनाना है, उसके लिए मुस्ता
मुस्ता आपको मालूम होगा, पर्पडगा आपको मालूम होगा, और उशीरा, मुस्ता पर्पडगा उशीरा नागर के साथ मिलकर के आपको पी सकते हैं। तो ऐसा पानी पीने से, ऐसा यवागो लेने से, ऐसा कॉफी पीने से आपकी बॉडी में आहार औषध के रूप में आता है। आयुर्वेद एक Yes. ऐसा साइंस है जो आहार को औषध बनाता है। दिन में That's 3 true. बार औषध ही खाना अच्छा तो नहीं होगा, आपको खाना है, वो खाने की आहार को औषध बनाना ही हमारा आयुर्वेद का एक बढ़िया इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसलिए आहार ही महौषध है। तो आहार को ही ऐसा लेना है। हमारे इधर तो हम लेता है ऋतुचर्या के अंदर में, वो आपके आपके जगह में उधर की क्लाइमेट के, उधर की मौसम के सोचने के बाद, मौसम को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ऐसा ऋतुचर्या को दिन में आपको इम्प्लीमेंट करना है, और ऐसा पब्लिक एजुकेशन भी करना है। यस सर, बहुत बहुत अच्छा सर। जैसे अभी हमने कॉमन पीपल, कॉमन मैन, आम आदमी ने इस समय में क्या करना चाहिए, वो टिप्स हमने देखे। एडिशनल क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से वैद्यगण भी आज हमें सुन रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र में, बाहर भी सुन रहे हैं सब लोग हमें। तो आप हमारे वैद्यों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि हर एक के अलग अलग राय बन रहे हैं, हर एक के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। कोई कहता है कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं कि नहीं, इससे हमें इट्स अ पैंडेमिक, वी हैव टू टेक केयर फॉर दिस। तो बहुत से वैद्य गणों में भी दो प्रकार के उनमें विचारधाराएं बन गई हैं। तो आप तो एक बहुत अच्छे जानकार है, तो हम आपकी भी राय सुनना चाहते हैं कि वैद्यों के प्रति, सभी वैद्यों के लिए आपका क्या संदेश होगा सर? Okay, that is very important. So my personal opinion is we have to take seriously the COVID pandemic. And the thing is, there are 3 types of COVID patients we are getting. Those who are asymptomatic but COVID positive. The second group is symptomatic with mild clinical features like fever, cough, sneezing, etc. And the third group is the very crucial patients who need all the pulmonary ventilation support. So my point is, the third group, which are supposed to be very crucial, they have to be managed under combined medical supervision. But first group and second group, those who are having no symptom, definitely we can provide lifestyle modifications incorporating Ayurveda as per the concerned government permission, government rules. क्योंकि जो भी पेशेंट को असिम्प्टोमेटिक आता है, उनको दवा देने में इतना तकलीफ देने से उनकी बीमारी तो दूसरी स्टेज में नहीं जाएगा। सो हमें तो इतना मालूम है कि हम तो ज्वर हर कषाय, हमारे डिफरेंट कषाय है, वो सिम्टम को पेशेंट को नहीं है। इसलिए निदान वर्जन और प्रकृति विघात के सोचने में, निदान वर्जन और प्रकृति विघात क्या होता है? एक रेस्पिरेटरी बीमारी है, सो वायरस हमारे अंदर है, अगर सिम्टम्स नहीं आता है, सो क्या करना है? वायरस को हमारी बॉडी में इतना बड़ा बनाने की कोई ही एनवायरनमेंट नहीं देना है। और वायरस की नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में उत्पन्न करना है, उसका मीनिंग है प्रकृति विघात। So the unfavorable environment for the proliferation of the virus should be created inside the body. That is called prakriti vighata. So you can advise all the ushnavirya, kadurasa, kaphavilayana, pranavaha, srodohida, ahara viharas. I repeat, ushnavirya, kadurasa, pranavaha, srododushti, रिमूविंग करने वाला दवा को आपको लेना है। इसलिए आपके पास आता है नागर, पिपली, मरीजा और ये कंडगारी, यष्टि मधु, जो हमारी प्राणवहा स्रोतस की दुष्टि को प्रिवेंट करता है। वायरस आएगा, मगर आने के बाद वायरस को हमारी प्राणवहा स्रोतस में एक दोष दूष्य सम्मोचन उत्पन्न करने की मौका नहीं देना है। इसलिए जो असिम्प्टोमेटिक है, उनको खाने में, पीने में और दवा में ही आयुर्वेद का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देना है। इसलिए मैंने बोला ऐसा पानीय लेना, ऐसा खाना लेना, ऐसा कॉफी पीना, ऐसा कषाय पीना, ऐसा गोली पीना, ऐसा।
और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें तो माइल्ड फीवर आता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आता है, बॉडी पेन आता है, उनमें ही मेजोरिटी में कफवात ज्वर चिकित्सा एस्पेशली एम्पावर्ड विद एंटीवायरल ड्रग्स. सो कफवात ज्वर चिकित्सा को एंटीवायरल ड्रग से कंबाइन करके देना. हमारे पास तो भूनिम्ब है, निम्ब है, पडरोहिणी है, एष्टी मधु है, अश्वगंधा है, ये पूरा मेडिसिन ऐसे ग्रुप में आता है जो एंटीवायरल भी है, इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने वाला है. सिम्टम को देखने के बाद अगर उस पर इतना कफ है, प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ आता है ना, ड्राई कफ ज्यादा मिलता है, एंड उनको ऐसा दवा लेना है कि उनको ड्राई कफ को कम करने वाला है. इसलिए हम आपको बोलता हूँ, बीमारी की अवस्था को देखने के बाद व्याधि प्रतिनिधिक ज्वर चिकित्सा प्लस व्याधि प्रतिनिधिक कास श्वास चिकित्सा को कंबाइन करना है. आपको सोचा है ज्वर और कास के दोनों के बीच में बताया हुआ औषधों के बारे में आपको सोचना है. आपको मिलता है अमृतोत्तरम कषाय मिलता है, इंदुकांतम कषाय मिलता है, सुदर्शनम गुडिगा मिलता है, विल्वादि गुडिगा मिलता है, षडंग पानीय मिलता है. ऐसा एक स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स है जो वात कफ को कम करना है, प्राणवाह दृष्टि को कम करना है और इम्यूनिटी को बूस्ट करना है. एंड इन तीनों में जो जो दवा आता है ना, उनको एंटीवायरल का प्रॉपर्टी होना तो सबसे बढ़िया बात है. सो दिस इज द एनालिटिकल point by which you can combine and select the proper medicines which can be given to the second group where there are mild symptoms. And of course, when the patients are in the third stage, when they need pulmonary support, they need all the ICU facilities, and that should be done under strict combined medical team only. But first two groups can be given Ayurvedic medicine according to the concerned government regulations in your own place. Very nice, sir. Very precisely and with the perfect points you have guided us. And for all the Vaidyas who are listening here, वो एक टेक होम मैसेज आज इस चर्चा सत्र से ले सकते हैं कि कोविड को भी हमने थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन हर एक वैद्य के हो सकते हैं, लेकिन हमारे सीनियर स्टालवर्ड्स आदरणीय गोपा कुमार सर ने उनके ओपिनियंस जो हमें दिए हैं, उन ओपिनियंस का भी हम ख्याल रखें. कोई भी चिकित्सा करते वक्त, कहीं पर भी इसके ऊपर भाष्य करते वक्त, और जैसे सर ने बताया कि उसके साथ ही जो भी गवर्नमेंट रूल्स है, स्टेट लेवल के जो भी रूल्स है, या फिर पैंडेमिक के जितने भी रूल्स है, वो भी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये तीनों स्टेजेस जो कोविड के हैं उसके ऊपर बहुत सरलता से हमें वैद्यों के लिए भी मार्गदर्शन किया, और जितने भी आम आदमी है यहाँ पे जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने, क्योंकि उनके लिए भी एक टेक होम मैसेज आपने दिया है कि आपने यहाँ पर कितने भी ड्रग्स बताए हैं वो वैद्यों के लिए है. कोई भी जो आम आदमी है उसने वैद्य को पूछे बिना, उसकी प्रकृति दिखाए बिना खुद के मन से कुछ भी इसमें से चिकित्सा शुरू नहीं करनी है. बहुत अच्छा लगा सर. मेरा अगला सवाल थोड़ा इसी के साथ है, जो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अब ये सब पूरा जो सिचुएशन, एक माहौल जो अलग तरीके से बन गया है, थोड़ा सा डर हम कहेंगे कि आम आदमियों में भी है, थोड़ा सा वैद्यगणों में भी है, सरकार भी अलग अलग तरीके से इस चीज को टैकल कर रही है. मैंने पहले भी शुरुआत इस प्रश्न से की थी और मैं थोड़ा एंडिंग भी इसी प्रश्न से करना चाहूंगा कि इस समय में बहुत अलग अलग चीजों के कारण मानसिकता हमारी चेंज होती जा रही है, या फिर कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम लेख पढ़ते हैं, अलग अलग डॉक्टर के इसके ऊपर के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो बहुत से आम आदमी के मन में भी विचारों की दुविधाएं उत्पन्न होती है कि मैं ये फॉलो करूं या वो फॉलो करूं, या फिर बहुत से वैद्यगण में, डॉक्टर में भी ये क्वेश्चन उनके मन में आ जाता है कि किस चीज को हम फॉलो करें. तो क्या आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं सर कि ये मन की द्विधा किस प्रकार से निकाली जाए? So that is very relevant, Harish ji, because nowadays due to the digital explosion, people are getting enough quantity of information from different places. हर दिन उनको इतना संदेश आता है, इतना एडवाइस मिलता है, इतना इनपुट्स मिलता है कि मैं तो वो कर सकता हूँ, ये तो क्यों नहीं कर सकता वैसा, मगर उनके मन में इतना कंफ्यूजन भी आता है.
So we have to always filter the knowledge for the proper purpose. Filtering the knowledge is very much important, and filtering the Very knowledge is nice. very much important when there is a pandemic like COVID-19. Every piece of information will be having a particular level of application. It may not be universally applicable. So what I'm telling, if somebody is telling that you take this water, okay, that is to be taken in a particular scenario. It is not a universal guidance. So that is to be the primary understanding. We will be getting enough information regarding the prevention, management, etc. whenever we are facing a new disease. Okay, next time when COVID may be coming, then we will be getting more preparation. We will be prepared. But this is the first experience. दुनिया को मालूम नहीं है कि कैसा करना क्या करना. So what we have to do, don't blindly follow anything. Use the common sense and follow the official guidelines given by the health authorities. Don't go for anything which is not propagated by the official health authorities. That is the main thing, because now they are the key people who are guiding us with a very proper guidance system. So that is what I have to tell, being a health professional working in this government scenario. And second thing, when you are getting more stress, of course, it is a time of stress. Understand that there is stress. Never try to escape from stress. I am listening so many news where people are getting that much stressed and they are committing suicides. We are getting such negative statements from different parts of our own country we are getting. So that should not happen. So what we have to do, this is a very negative panic time. We have to take all the preventive measures and stay inside the home, simply obeying the government suggestions, then definitely we can overcome. And when you are feeling more stress, counseling can be done. In my place, we are doing telephone counseling to the patients who are having more stress. We have a telemedicine operation here. So anybody who feels some mental frustration, their family members or even themselves can directly call us, and specific trained people will be giving counseling through the phone, by which their stress can be minimized. And especially when they are in the home, they can practice mild pranayama, mild yoga, mild meditation, etc. They can spend time with the family. They can always engage with the music. They can always engage with the gardening, agriculture. You know, in my place, Kerala, during the lockdown season, most of the people started vegetable cultivations in their own home premises. So that is a hobby. Yes. So it is not only that every time we should take a medicine. दवा लेना है तो दवा लेना ही चाहिए, मगर दवा तो पूरी बातों का सोल्यूशन नहीं. हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दवा है, तो हमारे दुनिया में इतना दवा है ना. So that is not the approach. You have to be very happy by proper involvement. So engage in domestic activities, domestic hobbies, and help others, do some creative things, listen music. Stress management and the musics are that much related. And even after all these primary things of Adrivya Chikitsa, even then there is more stress which cannot be controlled. Definitely you have to take the medical advice, and that can also be done. And a very qualified Ayurvedic doctor who is having more command over Manasika Chikitsa, they can help us very well. मैंने बताया कि आपको इतना ट्रीटमेंट हमारे पास के, स्ट्रेस को कम करने वाला एक औषधि है हमारे पास, स्ट्रेस को कम करने वाला योगा हमारे पास है, मींस कॉम्पाउंड मेडिसिन, स्ट्रेस को कम करने वाला शिरोधारा, पंचकर्मा, ऐसा ट्रीटमेंट हमारे पास है, और स्ट्रेस को कम करने वाला मेध रसायन है. एंड इन पूरी चीजों को हमें तो युक्तिपूर्व से लेना ही चाहिए. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दुनिया की ये फियर और भय, उसको दूर करने के लिए आहार चाहिए, औषध चाहिए, विहार चाहिए, और विकार का, हमारे इमोशन का कंट्रोल भी चाहिए. इसलिए हमने बताया है कि समदोष समाग्निश्च समदातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थैत्यभिधीयते. आयुर्वेद का ब्यूटीफुल डेफिनेशन प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, इसका इतना रेलेवेंस कोई दूसरा जमाने में नहीं है जैसा आज का हमारा कोरोना सीजन में है. तो हमारे इंद्रियों को, मन को, आत्मा को इतना प्रसन्नता करने के लिए जो जो हमारे पास मिलता है उनको स्वीकार करना, जो नहीं मिलता है उसके बारे में नहीं सोचना. सत्व चिकित्सा है, आयुर्वेद में एक चिकित्सा है सत्वावजय. सत्वावजय अहिदेभ्यो अर्धेभ्यो मनो विनिग्रह. दैव व्यपाश्रय चिकित्सा,
all the so-called spiritual activities, etc. That will be empowering the mind. You can do the combination of Sattvavajaya Chikilsa, Yukti Vivasraya Chikilsa, Deva Vivasraya Chikilsa. Yukti Vivasraya means the internal and external medication. Sattvavajaya means telling bye-bye to the unnecessary thing and never do Prajnaparada. You know, अभी क्या होता है, पुलिस वाला आता है, मास्क नहीं है उसके पास, जो फाइन देता है, फाइन देने की कोई जरूरत ही नहीं, हमारा कर्तव्य है कि मास्क पहनना। तो मास्क पहनना हमारा कर्तव्य है, फिर भी वो ऐसा नहीं करता, उसका नाम है प्रज्ञापराध। उसको अच्छी तरह मालूम है कि धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्याल सर्वदोष प्रकोपणम। सर्वदोष प्रकोपणम मीन्स सर्व पब्लिक दोष प्रकोपणम। और प्रज्ञापराध से व्याधि तो होने ही वाला है। हाँ, प्रज्ञापराध तो हमारे व्याधि का मेन रीजन था। आयुर्वेदा हैज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड दैट प्रज्ञापराध इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल डिजीज। So जो भी पथ्य नहीं करेगा, जो भी मास्क नहीं पहनेगा, जो भी दिनचर्या फॉलो नहीं करेगा, जो भी ऋतुचर्या फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, पैंडेमिक एक्ट को नहीं समझ रहा है, वो सब लोग फिर प्रज्ञापराध ही कर रहे हैं सर, है ना? हाँ, आप सब प्रज्ञापराध सिखाने के लिए ऐसा कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा। वाह, बहुत ही अच्छा सर। और आपने जाते जाते इसमें ये भी बताया कि सत्वावजय चिकित्सा से लेके दैव व्यापाश्रय चिकित्सा से लेके युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा भी हमने इसमें करनी चाहिए। और आप तो दोनों पैथियों में, मतलब आयुर्वेद के भी जानकार है, आप एलोपैथी के भी जानकार है, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आईसीयू में भी आपका वर्किंग करते हैं, आपका खुद का ही एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दैव व्यापाश्रय युक्ति व्यापाश्रय के साथ जहां जहां पर जरूरत पड़े वहां पर हमने ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी है, इस चिकित्सा का भी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का भी फायदा लेना चाहिए इस आयुष को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य तो आयुषो वेदः आयुर्वेदा है, मतलब आयु को बढ़ाना है। तो आयु को बढ़ाने के लिए जितने भी उपलब्ध चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन सब चीजों का हमने फायदा लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। Yes, yes, sir. You are right. Whatever is good to the human being, we can adopt everything for the public health. वाह, बहुत ही अच्छे सर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें इस द्विधा मनस्थिति से थोड़ा सा भय मुक्त भी किया है और इस द्विधा मनस्थिति से बाहर भी निकाला है, सभी आम आदमी को भी और वैद्यगणों को भी। अब मेरा एक सवाल थोड़ा विद्यार्थी गण के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि प्राचीन संहिता गुरु के माध्यम से बहुत से विद्यार्थी भी आज हमें सुन रहे हैं सर। तो मेरा अगला सवाल उनके लिए है, आप सर इन विद्यार्थी गण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद का फ्यूचर, अब ये कोरोना कोविड वगैरह हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें इसके ऊपर मार्गदर्शन भी किया है। ये जो हम कह रहे हैं कि रोल ऑफ आयुर्वेदा इन करंट इरा, तो टुडे सिचुएशन के लिए भी और इन फ्यूचर के लिए भी आयुर्वेद का रोल कैसे आगे होने वाला है, और उसके लिए अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के एंगल से आप किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहेंगे सर? Sir, Ayurveda is a time-tested medical science. Ayurveda is a time-tested medical science which has witnessed so many pandemics in the past era. So there will be multiple disease challenges coming to the life, and Ayurveda will be there with its own answers. So my humble request to my students, when I started studying Ayurveda in 1990, I think it is somewhat 30 years back, 1990, I was not expecting that एक ऐसा बीमारी आएगा 2020 में कोरोना नाम से। मैंने आयुर्वेद पढ़ाया कि आयुर्वेद एक साइंस है जो किसी भी कंडीशन में हमारे युक्ति के अनुसार फंडामेंटल प्रिंसिपल को जोड़ करके अप्लाई करना है। बीमारी के बारे में सोचना तो दूसरा बात है, पहले आपको पढ़ना है कि हमारा साइंस तो क्या है। मगर आज के जमाने के बच्चों का एक प्रॉब्लम में मुझे मिलता है कि मुझे आता है कि वो तो डिसीज के बारे में ही ज्यादा सोच करता है।
बीमारी तो आएगा, तरह तरह के बीमारी आएगा. There will be multiple clinical conditions which may be to the human population from time to time. My humble request is you study the fundamentals of Ayurveda. Wherever there is a problem of Vata with Juksha Guna, that concerned cell will be undergoing degeneration, dehydration, or demyelination. Wherever there is Guru Guna in a particular cell, that will be leading to hypertrophy and it will be leading to a Granthi tumor or Arbuda. So whenever there is Shita Guna in the body by Vata, it will make a spasm, stabdada, then there will be a motility disorder. So my point is very simple. Understand Ayurveda without any contamination by secondary thoughts. When you study Ayurveda, you study that only. When I was studying my first BAMS in 1990, I never thought about the very serious pathology. I understood three dosha. I never wanted to compare that Vata can be this, Pitta can be this. That is to be followed later. So study the fundamental principle very well. Then see the patients, observe the patients. Then you will see some symptoms in your patient. Then understand what can be the symptom in my science. What can be the samprapti pathogenesis as per my science. Then automatically you will be getting a medicine. So the problem is, I will tell you the problem first. Now we always study modern first and then study Ayurveda. It is not the correct way. You study your Yes. science first. You study Yes. your science first, then only you can tell my science is having a link with this science. Without understanding where is your bedroom in your house, if you are thinking about a better room in your neighbor's house, how it is possible? You identify your home very well. Where is your kitchen? Where is your bedroom? Where is your living room in home? Understand your mother science very well. Never think about any so-called complicated things when you study BAMS. First, you study BAMS with the pure Ayurveda, with whatever is there in the syllabus with the modern, but understand Ayurveda. Most of the people are telling, I cannot understand what is mentioned in Ayurveda because I know only the modern physics. You know modern physics, you keep it there, but you study Ayurveda. Never try to link it unnecessarily. When you progress with your studies, with your PG or PhD, or even by seeing the patients in your practice, you will understand that my science is having multi-dimensional link with all contemporary modern medical science. That is the growing of a physician. That is the transformation of a physician. That is the gradual empowering of a physician. So first be a student, then be a silent listener and silent observer, then be a creative interpretation people, and then be a constructive Vaidya. This is a transformation. This is a parinama. ऐसा परिणाम लेने के लिए द पहली चीज है तो हमारी पूरी फंडामेंटल का नॉलेज. So study Ayurveda with a very, very, very clear, undiluted fundamental principle. See the patient, then you will naturally see what is to be applied. Then you will validate yourself. I always tell you, love your science. LOVE. This is my final advice. Love your science. L, listen. O, observe. V, validate. E, expertise. That is what is love. So L for listen, O for observation, V for validation, E for expertization. All these things are a chain. You cannot reach the E without V. You cannot go to V without O. You cannot never go to O without L. So that L is nothing other than learning. Start your learning with undiluted mind. Everything will come to you when there is the right parinama. Right parinama means you study as a student, you will see a patient as a house surgeon, you will try to write a medicine as a doctor, then you will go to a higher level of a researcher, then you will become an academician, and then you will be contributing something to the science. So these are the step by step of transformation. So be humble to undergo this transformation. I am telling these things from my humble experience. I had also studied a very modern medical science, but I put it in a side when I was learning Ayurveda. I studied what is Vata, what is Pitta, what is Kapha, what is Agni, what is Ama, what is Rodas. I have a very good picture. I never thought that blood and blood vessels are this. I never thought. But later I could identify that my Ayurvedic knowledge are having very good connecting link. That is the time thing. Now you should not do simply understanding modern thing and applying Ayurveda. No, study your science,
then go for the comparison. This is my humble advice as a student of Ayurveda. Even now also I am learning Ayurveda as a student. थैंक यू सर। अच्छी तरीके से ये मार्गदर्शन सभी अपने विद्यार्थी गणों के लिए भी किया, और उसमें जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात बताई कि लर्निंग बहुत जरूरी है, और आज के इस शुभ दिन का अवसर पाके हमने हमारे प्राचीन संहिता गुरुकुल से एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी हम आपके शुभ हस्तों से लॉन्च करना चाहते हैं सर। हम आपके और एक 5 मिनट आपके चाहते हैं सर। मैं सर विवेक सर को सूचित कर देता हूं कि वो हमारे पूज्य आदरणीय गोपा कुमार सर जी के हाथों से अपने जो भी आगे के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो विद्यार्थी गणों के लिए, जैसे सर ने अभी लव इस शब्द को बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग, वो भी हम किस प्रकार से करें, उसका आप थोड़ा सा सूत्र पालन करें। और उसके साथ ये जो हमारी परंपरा है कि शायद 108 सेंटर्स है हमारे जुड़े हुए सभी अपने मेंबर्स, और हर साल पे हम जैसे उन सभी मेंबर्स का एक स्वागत करते हैं, उनको अवार्ड्स और रिवार्ड्स करते हैं, उसी के बारे में भी आप हमें और अपने सभी दर्शक को थोड़ा सा गाइडलाइंस दे दें। So it is बहुत बहुत धन्यवाद सर। very good to make online platform, please. Yes, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। आपने बहुत सिंपल भाषा में सब विद्यार्थी गणों को, वैद्य गणों को और सब जो सामान्य लोग हैं उनको समझे ऐसे बताई, और विद्यार्थियों को तो जीवन व्यतीत करने का एक सबसे अच्छा सूत्र आपने आज दिया है। हम बहुत खुश हैं बारे में, और मैं अब इसी क्वेश्चन को और इसी आंसर को कनेक्ट करते हुए, सर ने जो बोला लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लविंग योर साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस लॉकडाउन के पीरियड में हम फिजिकली एक दूसरे को मिल नहीं सक रहे, फिजिकली हम कोर्स में नहीं जा सके फिजिकली हम शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए हम प्राचीन संहिता गुरुकुल और स्मृति आयुर्वेद की तरफ से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आज लॉन्च कर रहे हैं। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टॉपिक्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग मार्गदर्शकों के लेक्चर्स होंगे। अभी जो कुछ लेक्चर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, मतलब www.smrtiayurved/online courses इस लिंक पर हमारे कुछ कोर्सेस अवेलेबल है, इसकी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहला कोर्स मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर हरीश पाटनकर सर ने लिया हुआ, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी, डॉक्टर हरीश पाटनकर सर ने कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी का सब आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, जिसको आप वेबसाइट पे जाकर सुन सकते हैं। दूसरा कोर्स मैं बताना चाहता हूँ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी एंड मशीन हैंडलिंग, जिसमें हरीश पाटनकर सर ने आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी के साथ ही जो मॉडर्न मैकेनिज्म्स, मॉडर्न टेक्निक्स जो आजकल थेरेपी में यूज किए जाते हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से किया है। यह कोर्स वैद्य को और स्टूडेंट को बहुत उपयुक्त है, उसको भी आप जाकर वेबसाइट पे सुन सकते हैं। तीसरा कोर्स मैं बताना चाहता हूँ वो है जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोडक्ट प्रिपरेशन। आजकल जो भी कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें जिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बहुत हम सेवा प्राप्त करके दे रहे हैं, और अच्छी तरह से प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये डॉक्टर रश्मि वेद और डॉक्टर हरीश पाटनकर सर ने लिया हुआ एक कोर्स भी हमारे साथ है। चौथा कोर्स मुझे बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है। इस कोर्स में डॉक्टर गोपा कुमार सर ने खुद बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, और डॉक्टर हरीश पाटनकर सर भी इसमें इंक्लूड है। वो कोर्स है पंचकर्म कोर्स। उस पंचकर्म कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ पंचकर्मा, इस कोर्स में डॉक्टर गोपा कुमार सर और डॉक्टर हरीश सर ने बहुत अच्छी तरह से सब विद्यार्थी और वैद्यगणों के लिए पंचकर्म सिखाया हुआ है। वो भी वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है, सुन सकते हैं। पांचवा कोर्स मुझे बताना है वो डॉक्टर हरीश पाटनकर ने कंडक्ट किया हुआ एक बहुत ही आयुर्वेद का जो मूलभूत अंग है, जो द्रव्य और उस द्रव्य गुण विज्ञान का जो कोर्स है, सर ने 20 सेशन के माध्यम से लिया हुआ है। वो भी कोर्स अभी ऑनलाइन अवेलेबल सबके लिए है।
तो उस कोर्स का भी लाभ ले, ऐसे मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ। छठा कोर्स जो है वो डॉक्टर हरीश पाटनकर और डॉक्टर गायत्री पांडव इन दोनों ने लिया हुआ डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स, वो भी अभी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। मुझे ये 6 कोर्स अवेलेबल होने का है ऐसे बताने में बहुत बहुत आनंद हो रहा है। और आगे की खुशखबरी में मैं बताना चाहता हूँ, आगे भी हम नाड़ी विज्ञान का कोर्स आयुर्वेदिक वैद्य और विद्यार्थियों के लिए कंडक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद कॉमन पीपल के लिए भी बहुत सारे कोर्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल करने का हमारी मनीषा है, वो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। मैं डॉक्टर गोपा कुमार सर से विनती करता हूँ कि प्लीज इस सब कोर्स को आपके शुभाशीर्वाद की मोहर आप लगा दीजिए। Okay, so I wish all success to this Prajin Samhita Gurukul online platform, and whatever Dr. Harish sir is doing, that is for the entire medical fraternity of Ayurveda, so students can learn better way. Even practitioners can update and refresh their knowledge. So every time learning is very important, and when we learn together, we will be clarifying our doubts and we will be helping each other, because Ayurveda is a science which is telling that sadada adhyanam vadaha paratandra avalokanam tadvidya acharya sevaja buddhi meda karogana. So always read and discuss each other and go to the teachers. Nowadays, the online platforms are the teachers, and they will be sharing their knowledge, and you will become a teacher. Then you will share it to somebody else. So ultimately, a disciple will be transformed into the status of a guru. Shishya se guru banta hai, guru naye shishya ko jnaan deta hai. So that is our science. So I wish all success to the new venture, and with all your permission and with the consent of Lord Dhanam, I declare that this e-learning platform is inaugurated on this auspicious day, where the 4th anniversaries of Kesha Ayurved plus the birthday of my dear brother Dr. Harish sir. Thank you. थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स। और इसी के साथ ये ऑनलाइन ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म प्राचीन संहिता गुरुकुल और स्मृति आयुर्वेद का आज सभी लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है। ऐसे में आपके ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे सब दर्शकों को बताना चाहूँगा। और जैसे ही सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एक गुरु और शिष्य की परंपरा इसी से बन जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का एक जो टॉक है वो मुझे अभी ध्यान में आ गया कि एवरीवन वांट्स टू कमांड बट नो वन वांट्स टू ओबे। फर्स्ट ट्राई टू ओबे, द कमांड विल बी ऑटोमेटिकली कम बाय itself. The same way, everyone wants to become a teacher, but no one wants to become a good student. First try to become a good student, a good teacher automatically come by itself. तो आपने जो बताया सर, ये सच में यही एक प्रोसेस होती है कि इसी प्रोसेस से ही अच्छे विद्यार्थी इस सिस्टम से बनने वाले हैं। ये परंपराएं जो है, इस परंपराओं को आपका शुभाशीर्वाद आज इस पावन दिन पे मिल गया, हमें बहुत खुशी हो रही है सर। इसी का अवसर लेके हम और एक विनती आपसे करना चाहते हैं। जैसे हम हर साल हमारे केशा आयुर्वेद के जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग मेंबर्स होते हैं, और आज हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए भी यहाँ पे जुटे हैं, हमारे सब दर्शकों को भी ये पता है। तो बस लास्ट के 2 मिनट्स में आपका टाइम लेना चाहता हूँ सर, उसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन और धन्यवाद की तरफ जाएंगे। तो बिफोर गोइंग टू कंक्लूड, हम हमारे केशा आयुर्वेद के जो टॉप मेंबर्स हैं जिनको आज अवार्ड्स प्रदान हुए हैं, वो सब अवार्ड्स आपके ब्लेसिंग से मिले और आपके शुभाशीर्वाद उनको मिले, ये मैं आज धन्वंतरी चरण के रखना चाहता हूँ, चरण में अर्पण करना चाहता हूँ। आपके ब्लेसिंग्स हमें उसके साथ चाहिए। मैं विवेक जी को बताता हूँ कि वो कृपया आज के अवार्ड्स डिक्लेयर करें। सर हमें ब्लेसिंग्स देंगे। विवेक जी आप डिक्लेयर कीजिए। यस केशारत मेंबर भी बहुत एक्साइटेड हो गए सर के ब्लेसिंग मिलने के लिए। जो हर साल का जो परफॉर्मेंस होता है, पूरे साल भर का परफॉर्मेंस जज करके और उनके सब आयुर्वेद के प्रति उनका डेडिकेशन देख के हम ये सेरेमनी करते हैं और उनको अवार्ड्स प्रदान करते हैं सर। तो इस साल के अवार्ड्स मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ। तो पहला जो हमारा कैटेगरी है वो होता है रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है हेयर सैंपल्स भेजना।
इस साल में 19 जुलाई, पिछले 19 जुलाई से इस 19 जुलाई तक जिसने सबसे हाईएस्ट सैंपल भेजे हैं, उनको हम हाईएस्ट सैंपल साइज का अवार्ड देते हैं। वो इस साल हाईएस्ट सैंपल साइज का अवार्ड डॉक्टर मिलिंद मोरे और डॉक्टर सुनील पंजाबी, जो केश आयुर्वेद के जलगांव सेंटर के ओनर है, उनको मिलता है। केश आयुर्वेद कमेटी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मुझे नेक्स्ट अवार्ड अभी बोलना है, जिसमें केश आयुर्वेद मित्र का अवार्ड मुझे बोलना है। केश आयुर्वेद मित्र किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मित्र, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मित्र मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ने की कामना करे, उस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने के लिए डेडिकेशन दे और उसके लिए कार्य करे, उसे ये केश आयुर्वेद मित्र पुरस्कार दिया जाता है। हर साल हम 5 लोगों को केश आयुर्वेद मित्र पुरस्कार देते हैं। तो मुझे इस साल भी बहुत आनंद हो रहा है ये 5 नाम डिक्लेयर करने में। पहला नाम है केश आयुर्वेद उमरज सेंटर ओनर डॉक्टर महेश पवार सर, जिनको ये केश आयुर्वेद मित्र देते हुए बहुत आनंद हो रहा है। वो ग्रामीण भाग में उनकी केश आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा नाम मुझे डिक्लेयर करते हुए आनंद हो रहा है, वो है डॉक्टर गौरांग लायंसवाला, जो गुजरात स्टेट में सूरत में केश आयुर्वेद की फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर है और वहाँ पे आयुर्वेद की सेवा दे रहे हैं। तीसरा नाम बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक जो पर्यटन की जो कैपिटल है, मतलब जहाँ लोग बहुत अच्छी तरह से धमाल मस्ती करने के लिए जाते हैं, ऐसा जो सेंटर है गोवा सेंटर, उस गोवा सेंटर की जो ओनर है डॉक्टर मिताली नियोगी, वहाँ पर केश आयुर्वेद की फ्रेंचाइजी की डायरेक्टर है। वो भी केश आयुर्वेद मित्र 2020 उनको मिल रहा है। उन्हें वो ये पुरस्कार देते हुए बहुत आनंद हो रहा है। मुझे नेक्स्ट अवार्ड देना है हमारे केश आयुर्वेद के बेंगलोर के फ्रेंचाइजी ओनर डॉक्टर अनुजा मारावार, जो बेंगलोर में मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरह से केश आयुर्वेद की और आयुर्वेद की सेवा कर रही है। मुझे उनको भी अवार्ड देते हुए, केश आयुर्वेद मित्र डिक्लेयर करते हुए बहुत बहुत आनंद हो रहा है। 5वां नाम भी आउट ऑफ महाराष्ट्र है, डॉक्टर संध्या रागिनी कापटकर, जो कर्नाटक का धारवाड़ में उनकी प्रैक्टिस कर रही है और आयुर्वेद की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हुए केश आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त करी है। तो उनका इस सब केश आयुर्वेद मित्र पुरस्कार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे नेक्स्ट कैटेगरी डिक्लेयर करनी है, वो केश आयुर्वेद भूषण पुरस्कार, जो जिनका कार्य केश आयुर्वेद इस ब्रांड के लिए भूषणावह होता है, आयुर्वेद के लिए भूषणावह होता है, इनके लिए ये केश आयुर्वेद भूषण अवार्ड हम देते हैं। ये अवार्ड देते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। डॉक्टर सोनाली कवटेकर, जो सानपाड़ा मुंबई यहाँ पर केश आयुर्वेद फ्रेंचाइजी ओनर है, उनको ये अवार्ड इस साल दे रहे हैं। उनका आयुर्वेद के प्रति डेडिकेशन, आयुर्वेद के प्रति कार्य और नए चीजें सीखने की उनकी मनीषा, ये सब देखकर उनको केश आयुर्वेद भूषण देते हुए अत्यानंद हो रहा है। उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तीसरी कैटेगरी है केश आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। मुझे रत्न का उल्लेख अभी करना है कि रत्न ऐसा होता है जो जिसके भी सर में वो बैठता है, वो उसका मुकुट चमकता है। केश आयुर्वेद के मुकुट में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से केश आयुर्वेद का मुकुट चमकता है। ऐसे लोगों को हम ये केश आयुर्वेद रत्न पुरस्कार हर साल देते हैं। डॉक्टर मृणाल पाटिल फ्रॉम भुसावल, इनको अभी हम ये केश आयुर्वेद रत्न इस साल दे रहे हैं। तो मुझे उनके कार्य से केश आयुर्वेद और आयुर्वेद का नाम सदा चमकता रहे, ऐसी धन्वंतरी चरणी मैं मनोकामना रखता हूँ और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद केश आयुर्वेद का सबसे बहुत ही बड़ा पुरस्कार जो हम जिन्होंने अपना पूरा लाइफ आयुर्वेद की प्रति दिया है, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ आयुर्वेद की सेवा में लगाया हुआ है, उनको देते हैं। और हमें इस साल भी बहुत आनंद हो रहा है कि हम ऐसे इस व्यक्ति को एक केश आयुर्वेद गौरव पुरस्कार दे रहे हैं, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत किया है। ऐसे ही नहीं, वो भारत में बहुत सारे आयुर्वेदिक विद्यार्थी को प्रेरणा देने का भी काम कर रही है। डॉक्टर नीलिमा अमृते मैडम, जो हमारे केश आयुर्वेद के पिंपरी चिंचवड़ शाखा की फ्रेंचाइजी ओनर भी है और वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो ऐसे केश आयुर्वेद गौरव ऐसा एक पुरस्कार है, उनको देते हैं हम, जिनका टीम में होने से केश आयुर्वेद का गौरव होता है। तो हम ये केश आयुर्वेद गौरव नीलिमा मैडम को देते हुए
हमें बहुत आनंद हो रहा है। केश आयुर्वेद कमेटी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर गोपा कुमार सर और डॉक्टर हरीश सर से विनती करता हूँ कि इन सब अवार्ड विनर्स को आप ब्लेसिंग्स दे और उनके लिए कुछ शब्द कहें। Okay, so thank you, dear. So I am very happy to see that people who are working with their heart and head are being honored by Kesha Ayurveda on this auspicious day. So I congratulate all the award winners because your continuous effort in the science of Ayurveda is really bringing the new horizons of Ayurvedic clinical practice. So whatever the area, whatever be the specialty you are working, always spread the message of Ayurveda in the very positive way. So I once again congratulate all of you, and I pray to Lord Dhanvantari that in the future you will be able to go to higher domains of clinical achievement in Ayurveda, and your all work will be rewarded with more and more awards and other recognitions. And through you, the people of India or the people of the world will feel the real classical healing touch of Ayurveda. So I congratulate Keshi Ayurveda as well as all the award winners for supporting each other, motivating each other, thereby enriching, empowering, and always refreshing the science of Ayurveda. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। आपके ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से हम कार्य कर रहे हैं और आपके हाथों से आज ऑनलाइन माध्यम से इन सब लोगों को केश आयुर्वेद के अवार्ड्स देते हुए हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो जितने भी अवार्ड विनर्स थे, केश आयुर्वेद गौरव, केश आयुर्वेद रत्न, केश आयुर्वेद भूषण और केश आयुर्वेद मित्र, इन सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर के हाथों आज अवार्ड्स देते हुए हमें बहुत आनंद हो रहा है। सर, हम आज के दिन के ये चौथे एनिवर्सरी के कंक्लूजन में अभी जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना समय देके हमारे सभी जो 108 मेंबर्स है इनका भी मनोधैर्य आपने बढ़ाया, उनके कार्य का भी गौरव करने के लिए आपने टाइम निकाला। हमारे सब प्रेक्षक गणों को भी सिंपल से टिप्स भी आपने दे दिए कि किस प्रकार से उन्होंने इस सिचुएशन में उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मानसिक स्वास्थ्य उन्होंने अच्छा रखना है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। और भी हमारे पूरे वैद्य गणों के लिए भी आपने बहुत अच्छा एक टेक होम मैसेज भी दिया है कि कोविड को भी हमें सीरियसली लेना है। जितनी भी उपलब्ध चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सबको साथ में लेके हमें इस पैंडेमिक के प्रति ये जो युद्ध है वो लड़ना है और उसके साथ हमें जीतना भी है। उसी के साथ अपने हमारे प्राचीन संहिता गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रेरणादायी महत्वपूर्ण एक जो हम कहते हैं कि उनको एक मोटिवेशनल आयुर्वेद का फ्यूचर आपने बता दिया है। बहुत अच्छा लगा सर हमें। और उसी के साथ जो नींव होती है कोई भी आयुर्वेद विद्यार्थी की, वो होती है पढ़ाई, वो होती है शिक्षा, वो होती है लर्निंग। लव आयुर्वेदा और लर्न आयुर्वेदा, ये भी आपने आपके स्टाइल से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपने हमें आज दिया सर। ये चीज बहुत अच्छी लगी हमें। बस जाते जाते मैं लास्ट सवाल आपको सर पूछूंगा, एक सिंगल लाइन टेक होम मैसेज आप हम सब लोगों के लिए आज के अवसर के ऊपर क्या देंगे, क्योंकि पूरे केश आयुर्वेद के मेंबर्स नेशनली इंटरनेशनली साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ आयुर्वेद को आगे लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी एक लास्ट 2 लाइन में टेक होम मैसेज सर आप क्या देना चाहेंगे? So my last message is nothing other than love the science and love the nature. When nature meets the science, definitely the ultimate benefit goes to the human beings and all living organisms. So love the nature, love the science, and when science meets the nature, all benefits, all positive things, all positive energy flow will the human population and all the minute creatures. So love your science, love the nature, then naturally the world will love you back. Care the nature, cure the nature, and care and cure together. You are giving to not only the human beings, to the entire living things, because Ayurveda is a science of every living thing. Isho Vedaha.
So support everybody, love everybody, love the nature. If you love the nature, nature will cure you back. Love the nature, nature will cure you back. Okay, so that is my humble message. Thank you very much for everybody to be here in this platform and listening me, and wish you all clinical success. Wish you all happiness in your personal and professional life. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, very much. Thank you for giving the blessings, and thank you for making the time on my birthday and on Kesharved anniversary also, for showering us your auspicious knowledge and the blessings. Thank you very much. इसी के साथ मैं सभी दर्शकों, केशायुर्वेद के सभी 108 मेंबर्स, प्राचीन संहिता गुरु के सभी विद्यार्थी, फेसबुक के सभी फ्रेंड्स और सभी सोशल मीडिया के सभी मित्रों को जो यहाँ पे आज सुन रहे हैं, मैं आज का जो चर्चा सत्र है वो यहीं पे खत्म हो रहा है ऐसे जाहिर कर देता हूँ, और आज हम यहीं पे रुकते हैं। मैं फिर एक बार आदरणीय गोपाल कुमार सर जी को नतमस्तक हो रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो आज इस समय आए, हमारे साथ उपस्थित रहे, हमारा मनोबल भी बढ़ाया और सभी प्रेक्षकों को भी बहुत अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू वेरी मच सर।